नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका और सैन्य तकनीक का बादशाह इजराइल, जिनके पास धन बल की कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ है ईरान, जो मिलिट्री पावर के 16वें पायदान पर खड़ा होता है। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका और इजराइल के शक्तिशाली होने से वो कमजोर साबित नहीं होता। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग, जिसका आगाज अमेरिका ने किया था, उस जंग से ईरान के माथे पर कोई भी शिकन तक नहीं आई। ईरान के तेवर देखकर आज अमेरिका को वो इतिहास याद आ रहा है जिसमें संघर्ष की चट्टानों से तकरार कर ईरान लड़ाकों के इरादे फौलादी हो चुके हैं। वर्तमान अगर भविष्य की राह तैयार करता है तो इतिहास से वर्तमान पर पकड़ की मजबूती भी मिलती है। ईरान इस मामले में अमेरिका और इजराइल से भी 2 कदम आगे है। आज की इस टेली सीरीज में देखिए अरब की धरती के दूसरे सबसे बड़े टुकड़े ईरान के संघर्ष की प्राचीन कहानी। रग रग में रण, द पर्शियन पावर, जो हार्मूज की जंग में आज भी फारस के फाइटर्स को हिम्मत देता है। अट्ठाईस फरवरी 2026 सुबह के करीब 10 बजे तजरीश बाजार, तेहरान, ईरान। इस्लाम के प्रवेश के बावजूद पर्शिया की धरती पर संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ। इस्लामिक समुदायों के बीच सिविल वॉर का दौर शुरू हुआ, जिसे फितना कहा जाता है। काफी जंग लड़ी गई, बहुत खून खराबा हुआ। पहला फितना ईस्वी सन 656 में शुरू हुआ, जिसका दौर 750 ईस्वी में अब्बासी क्रांति के बाद खत्म हुआ। 9वीं शताब्दी तक फारस की अधिकांश आबादी औपचारिक रूप से इस्लाम अपना चुकी थी। 8 सितंबर 1978 जाले स्क्वायर, तेहरान। क्योंकि ये जो जगह है ये किश्वर दोस्त है, ये वो रास्ता है जो उनके घर तक जाता था। घर, ऑफिस, यानी एक कंपाउंड था जिसमें घर भी था उनका, जिसमें उनके दफ्तर भी थे और उनके अलावा, यानी उनके दफ्तर के अलावा भी कई और दफ्तर उस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे। 1 मई 2026 फारस की खाड़ी। Our conditions are not, strange conditions. They're normal. Ceasefire guarantees that this will not happen again. Respect for our sovereignty. Compensation. They've slaughtered many people in Iran. They've destroyed pharmaceutical factories. They've destroyed people's homes. They have to pay. And peace for the whole region. No more killing little girls in Lebanon. No more killing little infants in Gaza. These are not very strange. For the empire, this is strange because they have no regard for children, or this is the Epstein class after all. That's what they do to girls. We know what they do to girls in their own country. हर देश के सामने क्रांति के बाद 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता उसे बर्बादी की गर्त में ले जाता है, दूसरा विकास के आसमान की नई ऊंचाइयों से रूबरू कराता है। 1935 में पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया गया, लेकिन ये बदलाव भी वहां की मिट्टी की किस्मत नहीं बदल पाया। अंदरूनी और बाहरी संघर्षों के बाद ईरान में क्रांति और युद्ध का दौर शुरू हो गया। पहले इस्लामिक क्रांति, फिर इराक से 8 साल लंबा युद्ध। लेकिन इस दौरान ईरान एक बात सीख चुका था, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। अब ईरान बदलने जा रहा था। बदलाव की वजह जो भी हो, लेकिन उसकी मार अमेरिका पर पड़ेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए क्रांति, राइज थ्रू रुइंस। 2 अप्रैल 2026 तेहरान। जो ये हमला था वो अपने आप में ख़ास इस वजह से भी था कि देखिए, ये जब हमला किया गया उसमें कई लोगों की मौत हुई, जो सिविलियंस थे उनकी मौत हुई। ये जो पुल है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था, यानी गाड़ियां इस पुल से गुजर रही थी। ये जो पुल है वो ख़ास इस वजह से भी है कि इसके नीचे से जो करज नहर है वो गुजरती है। इसका जो मलबा जब नीचे गिरा तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए। लेकिन ये जो हमला था इसमें कई लोगों की मौत हुई। पुल का शुभारंभ नहीं हुआ था, लेकिन गाड़ियां उस पुल से गुजर रही थी। यहाँ पर एक बार नहीं 3 बार हमला हुआ, यानी पहले वेव जो आया जब अटैक का, तो पहला हमला किया गया इस ब्रिज को, उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसका हिस्सा नीचे गिरा। जो नीचे लोग मौजूद थे वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, वो यहाँ पर लोग मारे गए। ब्रिज से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उन्हें नुकसान पहुँचा। और उसके बाद जब यहाँ पैरामेडिक्स पहुँचे मदद करने के लिए, लोगों की राहत पहुँचाने के लिए, तो फिर
उन पर हमला किया गया और उसके बाद एक और जब उनको बचाने के लिए और लोग पहुंचे तो तीसरा हमला किया गया। तो इस तरह से 3 हमले यहाँ पर किए गए थे। दूसरी जो इंजीनियरिंग आपने इस ब्रिज पर की है उसको भी नुकसान पहुंचाना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, ये संदेश देना कि हम इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से अब कहा यह जा रहा है कि हम इसे रीबिल्ड कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि दरअसल किस तरह से इसको वापस एक बार फिर बनाया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान को ये हौसला कहां से मिला, ये ताकत कहां से मिलती है। ईरान की धरती का इतिहास क्रांति और संघर्षों से भरा है। दुश्मनों ने हमेशा से देश के अधोसंरचना पर वार किया, लेकिन हर बार ईरान खड़ा हुआ। बार बार गिरकर उठने का हौसला इतिहास के इसी सबक से आता है। 8 सितंबर 1978 तेहरान शहर। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पर अयातुल्लाह खामेनेई का शासन चल निकला था, लेकिन एक शिया का सत्ता के शीर्ष पर बैठना ईरान के सुन्नी बाहुल्य इराक को रास नहीं आ रहा था। सीमा विवाद, अरब पर प्रभाव और इस्लामिक क्रांति के बाद से उपजे वैचारिक मतभेद का नतीजा हुआ इराक ईरान युद्ध, यानी एक और जंग ने ईरान को कई साल पीछे खड़ा कर दिया। 22 सितंबर 1908 इसके लिए ईरान ने स्वदेशी रक्षा उद्योग विकसित किए हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल की, खुद के मिसाइल कार्यक्रम शुरू किए, ड्रोन तकनीक में अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया, साथ ही प्रॉक्सी वॉर का आगाज कर दुश्मनों को भी उलझाए रखा ताकि उनके विकास की योजनाओं पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। लेकिन ठीक 38 साल बाद ईरान फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जिसे वो 38 साल पहले पीछे छोड़ आया। 6 अप्रैल 2026 शरीफ यूनिवर्सिटी तेहरान। यहाँ पर AI पर काम हो रहा था। तो ये आने वाले समय में ये वो क्षेत्र हैं जो विज्ञान की मदद से ईरान अपने आप को कैसे और आगे बढ़ाएगा, उसके लिए कैसे रणनीतिक तौर पर ये अहम जगहें थी। इस वजह से इनको ख़ास तौर पर टारगेट किया गया है। ख़ास इस वजह से भी है क्योंकि ये ईरान की तेज़ी से जो प्रगति हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए ये जो लैब है सैटेलाइट के क्षेत्र में ख़ास तौर पर, उसके लिए इस लैबोरेटरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस वजह से भी इसको चुना गया एक टारगेट के तौर पर। We are already at war. The blockade is war. It is an act of war. And so it is a continuation of the 39 days of airstrikes and missile strikes on Iranian civilian targets. And remember, they focus on civilian targets. जब शेर को लंबी छलांग लगानी होती है तो वो 2 कदम पीछे जाता है। पीछे जाने का मतलब झुकना या हार मानना नहीं होता। आज ईरान ने ये बात पूरी दुनिया में साबित कर दी और पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आज ईरान के पास छोटे हथियारों की इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े से बड़े देश उससे कांपते हैं। ड्रोन की हवाई शक्ति के सामने भारी भरकम विमान भी नहीं टिक पाते। कहां से मिली ईरान को ये ताकत? इसका एक ही जवाब है, खुदारी से। किसी दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय लड़खड़ाते हुए ही सही, ईरान ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला लिया। रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल की, जिसके दम पर ईरान ने ड्रोन टेक्निक में ऐसी छलांग लगाई कि आज उसकी उड़ान देख अमेरिका और इजरायल के माथे पर भी पसीना छलक उठा है। ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ड्रोन शक्ति हासिल करने की पूरी कहानी को समझना है, उसके लिए देखिए खुददार स्ट्रैटेजी ऑफ सर्वाइवल। करीब 8 साल पहले की बात है। इजरायल के इलान यूनिवर्सिटी के थिंक टैंक बेसा यानी बिगिन सादात सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज ने एक रिसर्च पेपर छापा। बेसा का दावा था कि इजरायल ने हूथी, हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, इस्लामिक स्टेट और ईरान के साथ मल्टी फ्रंट वॉर की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। इसमें कोई हैराने वाली बात नहीं थी क्योंकि 1948 से ही इजरायल कई मोर्चों पर जंग लड़ चुका था। अरब देशों में इजरायल की सैन्य शक्ति का खौफ कायम हो चुका था। ऐसे में जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया, सबको लगा एक हफ्ते में ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन ईरान अपने घातक मिसाइलों के दम पर अभी तक लड़ रहा है। सिर्फ इजरायल से नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में 1 दर्जन देशों पर ईरान के हमले जारी हैं। अमेरिका और इजरायल का डिफेंस सिस्टम भी बेबस है और अब तो खबर यह आ रही है कि इजरायल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। साल 1979 से ही प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान ने इतने हाहाकारी मिसाइलें बनाई कैसे, कहां से तकनीक जुटाई, ये एक बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए आपको देखना चाहिए विनाशक मिसाइल्स ओवरनाइट। 26 फरवरी 2026 जेनेवा, स्विट्जरलैंड।